प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस 11 फाउंडेशन में। बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपके 11th क्लास फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, जो बेसिक हम जिसमें फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक जगत एवं मापन, हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। और आपको इस चैप्टर की शुरुआत में फिजिक्स से जुड़ी हुई बेसिक कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई थी कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी जो शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं के किस भाग में हम किससे संबंधित तथ्यों को हम पढ़ते हैं, ये सब जानकारी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले जैसे हमने बात की थी साइंस की, विज्ञान की, तो विज्ञान का मतलब होता है बेटा विशेष ज्ञान। हमने आपसे पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से सबसे पहले बात की गई थी विज्ञान की। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। किसका विशेष ज्ञान? प्रकृति का। विज्ञान शब्द का मतलब होता है विशेष ज्ञान, और यह विशेष ज्ञान है किसका? प्रकृति का। कि हम प्रकृति का व्यापक रूप से, कि जितना संभव हो उतना व्यापक रूप से एक बड़े पैमाने पर जो एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं हम प्रकृति का, उसे हम कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान, जिसको आप लिख सकते हैं अर्थात व्यापक रूप से। किसका ज्ञान ले रहे हैं आप? प्रकृति का। व्यापक रूप से प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान, इसे हम कहते हैं विज्ञान। समझ में आ गई? अब हम विज्ञान में फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। हम इनमें से किसकी बात करते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान की, जिसे आप कहते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान का जो लिंक है, जो संबंध है, वो है किससे? विज्ञान से। यानी कि हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं। यही तो बताया था मैंने आपको कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही शाखा है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा विभिन्न प्रकृति घटनाओं का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। विज्ञान की इस शाखा को ही हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ये बताया था। फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था अब भौतिक विज्ञान जो होता है फिजिक्स, इसकी भी 2 मुख्य शाखाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है? चिरसम्मत भौतिकी। भौतिक विज्ञान की शाखाओं पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहली आती है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी आती है बेटा आधुनिक भौतिकी। ये पिछले एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम थोड़ा सा, ताकि हम फिर आगे बढ़ सके। ये आती है चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी का मतलब है क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को बेटा हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। ये होता है। फिर हमने बात की थी, ये तो भौतिक विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हो गई। अब हम इन 2 शाखाओं में, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी में, हम किस किस क्षेत्र से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो भी हमने बात की थी। तो मैंने आपसे कहा था चिरसम्मत भौतिकी जो होती है, इसके भी कई भाग होते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो होती है यांत्रिकी, दूसरी होती है ऊष्मागतिकी जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, एक चिरसम्मत भौतिकी की आगे शाखा होती है बेटा विद्युत चुंबकत्व, एक होती है तरंग यांत्रिकी व ध्वनि, और एक होती है बेटा प्रकाशिकी। कि हम सबको आगे तक क्लासिफाई कर रहे हैं, सबका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सबकी कैटेगरियों में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हो गई चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, एक हो गई आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी की भी और आगे शाखाएं बटेंगी, कौन कौन सी होती है? यांत्रिकी, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? किसी वस्तु की स्थिति या गति का हम एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊष्मा, ताप तथा ऊष्मा का अन्य ऊर्जाओं में या अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, वो ऊष्मागति कहलाती है। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व में हम किसका अध्ययन करते हैं? विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं विद्युत चुंबकत्व में। तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि, तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि में हम किसका अध्ययन करते हैं? कंपन तथा प्रगामी व अप्रगामी तरंगों का अध्ययन करते हैं तरंग यांत्रिकी में। प्रकाशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश तथा प्रकाश के संचरण से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सभी हम किस में अध्ययन करते हैं? प्रकाशिकी में अध्ययन करते हैं। तो ये पार्ट जो हो जाते हैं वो किसके आते हैं? चिरसम्मत भौतिकी के। ऐसे यदि हम डिवाइडेशन करें आधुनिक भौतिकी, तो आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स के भी कई भाग होते हैं, जिसमें बेटा एक भाग होता है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता वाले भाग में हम किसका अध्ययन करते हैं? उन वस्तुओं की गति का, उन कणों की गति का जो किसके वेग से गतिमान हो? प्रकाश के तुल्य वेग से गतिमान हो, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा आता है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी मैंने आपको बताई थी कि जो आधुनिक भौतिकी है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आधुनिक भौतिकी के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो किसमें आते हैं? क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। इस क्वांटम भौतिकी में हम आधुनिक भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों, ठीक है, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति अर्थात ड्यूअल नेचर कि द्रव्य की दो नेचर, दो प्रकृति कौन कौन सी होती है, उनका अध्ययन करते हैं। और क्वांटम भौतिकी मूल आधुनिक भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जो चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी को आपस में जोड़ती है, दोनों को परस्पर, दोनों के बीच में एक सेतु का काम करती है। फिर तीसरी हमने पढ़ी थी परमाणु भौतिकी, आधुनिक भौतिकी की ही एक अन्य शाखा हमने पढ़ी थी परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी में अध्ययन करते हैं किसका? परमाणु की संरचना, परमाणु के गुणों आदि का अध्ययन करते हैं हम परमाणु भौतिकी में। फिर उसके बाद आती है बेटा नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी में हम अध्ययन किसका करते हैं? कि नाभिक की संरचना, नाभिक के गुण, इन सब का अध्ययन करते हैं नाभिकीय भौतिकी में। तो कल हमने इस पर एक बेसिक चर्चा की थी, एक बेसिक हमने कुछ बातें की थी भौतिक विज्ञान की दो मूलभूत शाखाएं और इनके प्रकार पर कि हर मूलभूत शाखा में आप किस किस कैटेगरी को, कौन कौन सी अन्य भागों को आप पढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी, इस पर हम चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे मापन तथा मात्रक की। देखो भौतिकी में जब हम भौतिक विज्ञान में किसी भी प्रकृति घटना का अध्ययन करते हैं तो उन प्रकृति घटनाओं के अध्ययन में सबसे बड़ी बात होती है मापन करना। सबसे बड़ी बात क्या होती है? मापन करना, क्योंकि बिना मापन के हमें कोई भी निष्कर्ष मिलना संभव नहीं है। ठीक है, तो भौतिकी में, फिजिक्स में सबसे बड़ी बात होती है मापन करना। जैसे मान लीजिए आपने गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें,
हमने किसी गेंद को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका तो वह गेंद कुछ ऊंचाई तक तो ऊपर गई और वापस कहां पर आ गई, नीचे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उस गेंद पर पृथ्वी कौन सा बल लगा रही है, गुरुत्वीय बल लगा रही है। तो अब हमें बताना तो होगा ना कि पृथ्वी उस गेंद पर कितना गुरुत्वीय बल लगा रही है, उसका मापन हमें करना होगा ताकि हम एक निष्कर्ष दे सकें कि इतने बल के कारण गेंद पुनः पृथ्वी तल की ओर गिर रही है। तो भौतिकी में बेटा सबसे बड़ी बात होती है मापन करना। इस आधार पर राशियों को, फिजिक्स में जो राशियां होती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली होती है भौतिक राशियां और दूसरी आती है बेटा अभौतिक राशियां। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मापन करना। तो इस आधार पर हम राशियों को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक राशियां तथा अभौतिक राशियां। अब हम बात करें भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं आपको बता दें। वे राशियां जिन्हें मापा, यानी कि मापन करना, जिन्हें मापा या तौला जा सके, कि वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, वे राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। साइंस में अभी तक जितनी भी राशियां आपने पढ़ी हैं वो सब बेटा कौन सी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। जैसे मान लो मैं आपसे एग्जांपल कहूं कि हम जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, आप तीनों का मापन कर सकते हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आप बता सकते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका आयतन कितना है। कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कोई वस्तु किसी बिंदु ए पर थी, बता रहे हैं आपको भौतिक राशियां, बिंदु ए पर थी, बिंदु ए से कुछ समय पश्चात कहां पर आई, बिंदु बी पर आई। तो हम ये बता सकते हैं उस वस्तु ने बिंदु ए से बिंदु बी तक कितनी दूरी या विस्थापन तय किया, वस्तु को कितना समय लगा, वस्तु की चाल कितनी है, वेग कितना है, किसी वस्तु पर बल कितना लगा है। तो बेटा ये सारी जो राशियां होती हैं ये कौन सी होती हैं, भौतिक राशियां। साइंस में अभी तक आप जितने भी राशियां पढ़ते आए हैं वे सब कौन सी राशियां थी, भौतिक राशियां, जिन्हें हम माप सकें, जिन्हें हम तौल सकें, अर्थात जिनका हम, सिंपल कहने का अर्थ है जिनका हम मापन कर सकें, बता सकें कि हर राशि की वैल्यू इतनी है। तो उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियों के आपको एग्जांपल बता दूं, कोई एक दो एग्जांपल तो है नहीं बेटा, बहुत सारे एग्जांपल है भौतिक राशियों के। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, दूरी, चाल, क्षेत्रफल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, दाब, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ठीक है, समय, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रतिबल, ठीक है, ऊर्जा आदि। ये सब बेटा जो राशियां हैं आपने 10th में 9th में सबके बारे में पढ़ रखा है कि दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण, बल, कार्य, हर किसी की परिभाषा क्या होती है, किसे हम किस प्रकार से माप सकते हैं। तो ये जो सारी राशियां हैं, अभी तो और है, बिल्कुल भी नहीं, कोई 10% भी नहीं है, बहुत सारी राशियां हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ये सब कैसी राशियां हैं, भौतिक राशियां। आप सबको आसानी से माप सकते हैं, तोल सकते हैं और बता सकते हैं कि हर भौतिक राशि है कितनी, बता सकते हैं। तो बेटा इन सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां होती क्या है,
वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। दूसरी कौन सी राशियां होती हैं? अभौतिक राशियां। कौन सी आती है दूसरी? अभौतिक राशियां। अभौतिक राशियां भौतिक राशियों के ठीक विपरीत होती हैं। हम कहते हैं वे राशियां जिन्हें न तो मापा जा सके और न ही तौला जा सके। कौन सी राशियां कहलाती हैं? अभौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या होती है भौतिक राशियां? जिन्हें हम न तो माप सकते हैं और न ही तौल सकते हैं। जिन्हें मापा न तो मापा जा सके और न ही तौला जा सके, उन राशियों को हम कहते हैं अभौतिक राशियां। अब जब अभौतिक राशियों को न तो हम माप पा रहे हैं न ही हम तौल पा रहे हैं, तो क्या इन राशियों का भौतिक विज्ञान में या भौतिकी में कोई महत्व होता है? क्या नहीं होता है। तो ध्यान रहे बेटा, ये जो वास्तविकता में अभौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम न तो माप सकते हैं और न ही तोल सकते हैं, हम इन राशियों को काल्पनिक मानते हैं। कैसा माना जाता है? इन राशियों को काल्पनिक माना जाता है, जिसे आप न तो माप सक रहे हैं और न ही तोल सकते हैं। तो अभौतिक राशियां काल्पनिक होती है, और जब काल्पनिक होती है तो अभौतिक राशियों का भौतिकी में कोई महत्व नहीं होता है। भौतिकी में जो महत्व होता है वह कौन सी राशियों का होता है? भौतिक राशियों का होता है, अर्थात उन्हीं राशियों का होता है जिन्हें हम या तो माप सके या हम उन्हें तोल सके। उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। तो ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को, भौतिक राशियों को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो भौतिक राशियों का ही भौतिकी में महत्व होता है। अभौतिक राशियों का भौतिकी में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हम न तो इन्हें माप सकते हैं और न ही हम इन्हें तोल सकते हैं। क्लियर? तो अब हम भौतिकी में कौन सी राशियों को आगे बढ़ाएंगे? भौतिक राशियों को। कौन सी राशियों को आगे बढ़ाएंगे बेटा? भौतिक राशियों को। अब आप देखें, भौतिक राशियां जो होती हैं, यहां से हम उठाते हैं इनको। भौतिक राशियां बेटा दो प्रकार की होती हैं। अभौतिक राशियों को तो छोड़ो, इन्हें हम न तो माप सकते हैं नहीं हम तोल सकते हैं, काल्पनिक है, इनका कोई महत्व नहीं होता भौतिकी में। अब हम आगे बढ़ते हैं भौतिक राशियों पर। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है मूल राशियां। ये किसके प्रकार है? ये भौतिक राशियों के, अर्थात उन राशियों के जिन्हें हम माप सके या तोल सके। दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो। अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न हो। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। क्या होती है मूल राशियां? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो, या ऐसा भी बोल दे, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हो। जब अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ही ना होगी तो कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। उन भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब ध्यान रहे बेटा, यांत्रिकी में
तीन राशियों को मूल राशियां माना गया है। क्या कर रहा हूं मैं? यांत्रिकी में द्रव्यमान कॉमा लंबाई व समय को कौन सी राशि माना गया है? मूल राशियां माना गया है। क्या कहा है मैंने मूल राशियों के बारे में? यहां पर हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियों, क्योंकि अभौतिक राशियों का तो भौतिकी में कोई महत्व नहीं होता। हम भौतिक राशियों पर आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो, बल्कि कैसी हो? स्वतंत्र हो। उन राशियों को हम कहते हैं मूल राशियां कहते हैं। और यांत्रिकी में किन किन राशियों को मूल राशि माना गया है? पहली तो हमने बात की है द्रव्यमान, दूसरी हमने बात की है लंबाई, और तीसरी हमने बात की है समय। किन किन भौतिक राशियों को यांत्रिकी में मूल राशियां माना गया है? द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को यांत्रिकी में मूल राशियां माना गया है, इन तीन राशियों को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्युत्पन्न राशियों पर। किस पर हम बात करते हैं? हम व्युत्पन्न राशियों पर। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, यहां पर हम एक्सप्लेन कर दें। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की ठीक उल्टी होती हैं। मूल राशियां तो वे भौतिक राशियां होती हैं जो स्वतंत्र हो, अन्य राशियों पर निर्भर ना हो। और व्युत्पन्न राशियां होती हैं वे भौतिक राशियां जो किस पर निर्भर हो? मूल राशियों पर निर्भर हो। या ऐसा बोल दो, वे भौतिक राशियां जो किन से व्युत्पन्न होती हैं? मूल राशियों से ही व्युत्पन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैं आपको कह दूं कि व्युत्पन्न राशियों को आप लिखेंगे वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां होती हैं वे भौतिक राशियां, आप ऐसे बोल दो, जो मूल राशियों पर निर्भर करें, या ऐसे बोल दो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे अब द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये तो मूल राशि हो गई। इनके अलावा जो राशि आ जाती है, अब कौन सी आ जाती है बेटा? व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लिख दें जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, वेग आदि। और भी होंगी व्युत्पन्न राशियां, ऐसे नहीं केवल ये लिमिटेड हो, और भी होंगी व्युत्पन्न राशियां, और भी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होंगी। यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो किस पर निर्भर हो? मूल राशियों पर निर्भर हो, या मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जाए, उन राशियों को हम कह रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। हमने तो कुछ एक सीमित एग्जांपल दे दिए, बाकी व्युत्पन्न राशियां और भी बहुत सारी होती हैं जिन्हें आप समय समय पर पढ़ते रहेंगे। वो सब कौन सी राशियां होती है? व्युत्पन्न राशियां। मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है मूल राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो, यानी कि स्वतंत्र हो, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई और समय को मूल राशि माना गया है। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियां होती हैं वे भौतिक राशियां जो किस पर निर्भर करे? मूल राशियों पर निर्भर करे। या से बोल दो वे भौतिक राशियां
जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाए उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, और भी हो सकते हैं घनत्व, बल, वेग, ये सब कैसी राशि होती है? व्युत्पन्न राशियां, जो किससे निकलती हैं? मूल राशियों से ही व्युत्पन्न की जाती हैं। और भी बहुत सारी होती है जिन्हें आप समय समय पर पढ़ते रहेंगे। क्लियर? तो ये था भौतिक राशियां तथा भौतिक राशियों के प्रकार। समझ में आ गया तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा अभी तक भौतिक राशियां तथा भौतिक राशियों के प्रकार। अब अपने पॉइंट पर आओ। भौतिक राशियां हम किसे कहते हैं? जिन राशियों को हम माप सके या तौल सके, उन राशियों को हम क्या कहते हैं बेटा? भौतिक राशियां कहते हैं। और आपने देखा होगा जब किसी भौतिक राशि को मापकर हम या तौलकर उसका मापन करते हैं तो हमेशा मापन के साथ मात्रक भी लगा होता है। जैसे बल है, बल का जब हम मापन करते हैं तो मापन तो हमेशा एक संख्यात्मक रूप में होता है। मापन तो संख्यात्मक रूप में होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 50 तो क्या है? संख्यात्मक मान, बल का मापन है अर्थात एक संख्यात्मक मान है। और न्यूटन क्या है? उस संख्यात्मक मान के साथ लगा हुआ एक मात्रक है। ऐसे आपसे कह दिया जाए किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, या आपसे मैं कह दूं किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो आपने ये तो कह दिया वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। किस आधार पर कहा है? आपने उसे मापा ही तो है, उसे तोला ही तो है, तभी तो आपने निष्कर्ष दिया कि वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। तो 100 तो यहां पर क्या है? उस वस्तु का मापन किस रूप में है? एक संख्यात्मक मान के रूप में। और किलोग्राम क्या है? साथ में उसका मात्रक है। तो ध्यान रखें, एक जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं या उस भौतिक राशि को तौलते हैं तो उस भौतिक राशि का मापन कब पूरा होता है? जब हम उस मापन में संख्यात्मक मान के साथ क्या लगाएं? एक मात्रक लगाएं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह हम पढ़ रहे हैं बेटा मात्रक। क्योंकि भौतिक राशि आप उन्हें कह रहे हैं जिन्हें आप माप सके या तौल सके, और मापन में संख्यात्मक मान के साथ क्या लगा होता है? मात्रक लगा होता है। मात्रक जिसे हम लिखते हैं बेटा यूनिट। मात्रक को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। हमेशा जो मात्रक होता है वो संख्यात्मक मान के आगे होता है या संख्यात्मक मान के पीछे लगा होता है? संख्यात्मक मान के पीछे लगा होता है। तो जो मात्रक होता है हर भौतिक राशि की एक इकाई होती है। क्या होती है? हर भौतिक राशि की एक इकाई होती है जो उसके मापन के साथ प्रयुक्त की जाती है, उसे हम कहते हैं मात्रक। तो मात्रक को आप लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि, क्योंकि आप मात्रक उसका ही तो लगाएंगे जिसका आप मापन कर सके। तो मात्रक आ जाता है किसी भौतिक राशि के मापन। मापन जो होता है वह हमेशा किस रूप में होता है? एक संख्यात्मक मान के रूप में होता है, या आंकिक मान भी आप इसे कह सकते हैं। संख्यात्मक मान बोल दें या आप इसे क्या कह सकते हैं? आंकिक मान। किसी भौतिक राशि के मापन अर्थात आंकिक मान बोल दो या संख्यात्मक मान कह दें, संख्यात्मक मान के साथ प्रयुक्त इकाई को मात्रक कहते हैं। क्या कहा बेटा मैंने? कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो मापन हमेशा एक आंकिक मान के रूप में होता है, एक संख्यात्मक मान के रूप में होता है।
इस संख्यात्मक मान के पीछे हम जो इकाई लगाते हैं, जो हम एक इकाई यूनिट को हम प्रयुक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम या ग्राम भी कह सकते हैं। यही तो इकाई लगाते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर। यही मात्रक लगाते हैं लंबाई में मुख्यतः, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ये बात आ जाती है मात्रक की, कि मात्रक हर भौतिक राशि की एक इकाई होती है, जो उस भौतिक राशि के मापन हमेशा आंकिक मान के रूप में या संख्यात्मक में होता है। उस आंकिक, ये हमने पढ़ रहे हैं मात्रक के बारे में। मात्रक हर भौतिक राशि की एक इकाई होती है, जो उस भौतिक राशि के संख्यात्मक मान बोल दो, क्योंकि मापन हमेशा संख्यात्मक मान या आंकिक मान के रूप में होता है, उस आंकिक मान के साथ प्रयुक्त की जाती है, इसे हम कहते हैं मात्रक। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उस भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है या भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है, उसे हम लिखते हैं n से। जब आप किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उस भौतिक राशि का आंकिक मान या संख्यात्मक मान हम किससे लिखते हैं बेटा, हमेशा n से दर्शाते हैं, क्योंकि संख्यात्मक मान को आप कहते हैं नंबर, कि किस संख्या में मान आपको मिला है। और मात्रक जो होता है, मात्रक को आप क्या कहते हैं, यूनिट। तो मात्रक को आप किससे दर्शाते हैं, u से। आपने किसी भौतिक राशि का मापन किया, मापन आपको एक संख्यात्मक रूप में मिला, एक संख्यात्मक मान के रूप में मिला, उस संख्यात्मक मान को हम दर्शाते हैं n से। और उसके पीछे जो मात्रक को हम क्या कहते हैं, यूनिट। इसे आपने किससे दर्शा दिया, u से। अब जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल 100 न्यूटन है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल कितना है, 100 न्यूटन है। तो यहां पर जो 100 है, 100, यह क्या है, बल का संख्यात्मक मान है, आंकिक मान है। तो क्या है ये, n। यहां पर 100 जो है बल का संख्यात्मक या आंकिक मान है। इसे आप किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। और जो न्यूटन है वह क्या है, बल का मात्रक है, यूनिट है। इसे आप किससे दर्शाएंगे बेटा, u से। तो जब हम किसी भौतिक राशि के पूर्ण मापन को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उसका संख्यात्मक मान निकालते हैं, उसका मात्रक लगाते हैं, तो मापन का जो पूर्ण प्रदर्शन होता है वो किस रूप में होता है, nu के रूप में होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा, जब हम किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान निकालकर मात्रक प्रयुक्त करते हैं, तो हम उस भौतिक राशि के पूर्ण मान को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, nu के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पहले उसका संख्यात्मक मान लिखते हैं, nu के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका है, n का मतलब नंबरिंग या नंबर्स बोल दो आप, कि पहले आप उसका संख्यात्मक मान लिखते हैं और संख्यात्मक मान लिखने के पश्चात क्या लगाते हैं, यूनिट, अर्थात उसका मात्रक लगाते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को जब आप मापते हैं या तोलते हैं, तो उस भौतिक राशि के मापन को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने का तरीका किस रूप में होता है, nu के रूप में। पहले संख्यात्मक मान लिखो और संख्यात्मक मान के पश्चात हम क्या लगाएंगे, उस भौतिक राशि का मात्रक प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, और दोनों में जो संबंध होता है, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके मात्रक के मध्य संबंध होता है, हम लिखते हैं किसी भौतिक राशि का आंकिक मान या संख्यात्मक मान लिख दो, आंकिक मान n, उसके मात्रक
मात्रा को आप किससे लिख रहे हैं? यू से। यूनिट मात्रक यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों में संबंध होता है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके मात्रक के मध्य संबंध। आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है n समानुपाती 1/u। ये होता है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक के मध्य संबंध। यदि आंकिक मान बढ़ता है तो मात्रक छोटा हो जाता है, और यदि मात्रक बढ़ता है तो आंकिक मान छोटा हो जाता है। पर दोनों का जो गुणनफल होता है आंकिक मान गुणा मात्रक NU, ये हमेशा बदलता है या एक समान रहता है? एक समान रहता है। NU बराबर कैसा बना रहेगा? नियत बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो, इसको समझाने का मैं आपको बिल्कुल इसी तरीका बताऊं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए किसी तार की लंबाई 4 मीटर है। किसी तार की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। यदि आपसे कह दिया जाए हमें इस लंबाई को मीटर में प्रदर्शित ना करके सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना है, तो आप ये तो लिखेंगे तार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है। ये लिखेंगे 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर। क्या इनमें कोई अंतर है? क्या नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। पर आप देखो इसमें चेंज क्या हुआ है। जब आपने 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर में बदला, तो ऐसी स्थिति में उस भौतिक राशि का जो आंकिक मान है अर्थात लंबाई का, 4 मीटर को जब आपने चेंज किया सेंटीमीटर में तो लिख दिया आपने 400 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें इस लंबाई का जो आंकिक मान है वो 4 से बदलकर कितना हुआ? 400। अर्थात आंकिक मान में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? वृद्धि हुई है। n का मान तो बढ़ा है। अब मात्रक जो है वो मीटर से चेंज होकर क्या हुआ? सेंटीमीटर। तो बताइए, मात्रक जो है मीटर बड़ा मात्रक होता है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक होता है। तो इस स्थिति में आंकिक मान तो लंबाई का बढ़ गया, n की वैल्यू तो बढ़ गई, पर जो उसकी जो यूनिट है अर्थात जो उसका मात्रक है मीटर से बदलकर क्या हुआ है? सेंटीमीटर। तो मात्रक जो है वो बड़ा हो गया या छोटा हो गया? छोटा हो गया ना, क्योंकि बड़ा मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर कैसा मात्रक होता है? छोटा मात्रक। तो यूनिट U जो है वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान n जो होता है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि जब आप आंकिक मान बढ़ाओगे तो मात्रक छोटा हो जाएगा, और जब आप आंकिक मान को कम करोगे तो मात्रक कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पर हर स्थिति में आंकिक मान और मात्रक NU जो है वो अलग अलग नहीं होगा, एक समान होगा। यहां पर आंकिक मान 4 से बढ़कर 400 हुआ, मात्रक मीटर से घटकर क्या हो गया? सेंटीमीटर। पर दोनों की वैल्यू अभी भी बराबर है। 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर ये अलग अलग है या एक समान है? एक समान। NU बराबर नहीं है। क्लियर? तो यह जाता है मात्रक जिसके आधार पर हम पढ़ते हैं किसी भौतिक राशि के आंकिक मान अर्थात उसका संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के मध्य संबंध। ठीक है, एक बार आप बेटा इनको रिवाइज जरूर करें। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर रिवाइज धीरे धीरे करते रहें ताकि आपको भी धीरे धीरे समझ में आता रहे।